जय श्री राम। वंदे मातरम। न्यूज़हॉलिक मंजरी में आप सबका स्वागत है। बहुत सारे लोग इस बात पे बात कर रहे हैं कि भारत से नहीं हो पाएगा, और आज हम यही बताने बैठे हैं कि जो विश्व ने बनाया वो डिफरेंट तरीके से बनाया, उसमें दुनिया भर के इंजीनियर्स की सहायता ली। भारत ने जो बनाया इंडिजिनियसली बनाया, और नियम अब हम लिखेंगे, नियम अब हम बदलेंगे। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप कर्नल मयंक चौबे भैया को देख रहे हैं, और स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जी। आपके चैनल पे आपने मुझे आमंत्रित किया। पिछला वीडियो जो हमने रिकॉर्ड किया था वो तो ध्वस्त हो गया, वो किसी कारणों से। कोई बात नहीं, इस बार हम फ्रेश शुरू होते। पुराने वाले में मुझे कुछ कमी लग रही थी, हो सकता है इस बार मैं वो क्षतिपूर्ति कर पाऊं। जी मंजी जी। तो आपसे मेरा यही सवाल है, ऐसा क्या कमाल कर दिया भारत ने कि युद्ध के नियम अब हम तय करेंगे? मतलब जो आर्म इंडस्ट्री है, जिसका इंपोर्टर था भारत, एक्सपोर्टर भी बन रहा है और ट्रेंड सेटर भी बन रहा है, और एक तरीके से कहिए हम पिनाकल बन रहे हैं कि हमसे सीखो। जी। जी, बड़ी मजे की बात थी कि कुछ अखबारों में एक खबर शाया होती है। कुछ हाइपरसोनिक का जिक्र होता है और कुछ स्क्रैमजेट का जिक्र होता है। तो मंजीत जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो पहला फोटो है इसको, जी ये खबर थी जिसने दुनिया की निगाहें अपनी ऊपर की कि डीआरडीओ ने एक लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट किया है स्क्रैमजेट इंजन का हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए। और ऐसे टेस्ट करने वाला या ऐसी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने वाला भारत जो है वो चौथा देश बन गया। तो दुनिया में मात्र 4 देश ऐसे हैं जिनके पास में ये तकनीक मौजूद है और भारत उनमें से एक है। मजे की बात ये थी कि इस पूरे टेस्ट में इंजन कितना सस्टेन कर पाता है, कितनी देर तक चलता है, वो चीज देखने वाली है। और इस टेस्ट में हमने 12 मिनट तक इस इंजन को चलाया है। तो 12 मिनट को अगर आप गुणा करेंगे, देखिए हाइपरसोनिक का मतलब हो गया आपका 5 मैक से ऊपर की रफ्तार पे चलने वाला जो यान होगा वो हाइपरसोनिक कहलाएगा। तो 5 मैक मतलब कि ध्वनि की गति से 5 गुना तेज, और उसको आप गुणा कर दीजिए 12 से। तो न जाने पृथ्वी का क्या करके आएगा ये, जो कि इस इंजन को इस्तेमाल करेगा। तो इंजन खास क्यों बनता है, और हम जो इंजन हवाई जहाज में देखते हैं उसमें और रॉकेट इंजन में क्या फर्क होता है, आपके दर्शकों के लिए मैं कुछ स्लाइड बनाकर लाया था। अगर आप चाहें तो एक प्रेजेंटेशन है, उसको हम अपलोड करते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। प्योर टेक्निकल नॉलेज तो अंडरस्टैंड करेंगे आखिर इस इंजन में ऐसी क्या खास चीज है। जी मजरी जी। तो दो तरीके के इंजनों का जिक्र होता है, एक होता है जेट इंजन, एक होता है रॉकेट इंजन। रॉकेट इंजन आप स्लाइड को ले आइएगा ऊपर, तब तक ये बातें चलती रहेंगी। रॉकेट इंजन जो होता है वो अपना फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, देखिए किसी भी फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो फ्यूल किसी भी प्रकार का हो, जैसे कि हम अगर देखते हैं मोटरसाइकिल लेते हैं अपनी, मोटरसाइकिल जब चलती है तो हवा लेती है, हवा से जो पेट्रोल होता है उसको प्रेशराइज करते हैं, फिर हवा उस पर इंजेक्ट होती है और किस तरीके से वो फिर जलता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इंजन जो होता है वो क्या होता है कि इसके 3 प्रोसेस उसके अंदर में काम करते हैं। हवा आती है, हवा को दबाया जाता है, उसको कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेस होने से जो फिजिक्स के स्टूडेंट समझ पाएंगे कि उसका प्रेशर जो है वो बढ़ाया जाता है उसके ऊपर, और वो एक चेंबर में चैनलाइज की जाती है। तो हवा जो है वो बहुत अधिक दाब के साथ में एक चेंबर में जाती है। जब दाब ज्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, और वो टेम्परेचर बढ़ता है तो वो फ्यूल से मिलता है। और इस हवा का और फ्यूल का जब मिक्सचर इग्नाइट होता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है? गैसेस। अब गैस जो है वो दूसरे रास्ते से एग्जॉस्ट के जरिए बाहर आती है। हमको सबको पता है, टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का तीसरा सिद्धांत था ये। तो जब एग्जॉस्ट तेज गति से हवा एयर निकलेगी तो आपकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। ये बेसिक सिद्धांत है जेट इंजन के काम करने का। अब हम अगली स्लाइड में जानते हैं कि जेट इंजन और रॉकेट इंजन में अंतर क्या होता है। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, रॉकेट जो है वो अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई अपने साथ लेकर चलता है, क्योंकि उसको उस इलाके में जाना हो सकता है जहां पर ऑक्सीजन की उसको सप्लाई ना मिले। लेकिन
ऑक्सीडाइजर साथ में ले जाने से घाटा ये होता है कि उसका वजन बढ़ जाता है और इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है। तो यदि हम किसी प्रकार से ऐसा इंजन बनाएं जो कि हवा में वायुमंडल से ही ऑक्सीजन ले, उसको जलाए और फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस करे, तो ऐसा इंजन जो है वो जेट इंजन कहलाता है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि रॉकेट इंजन जो है वो कम एफिशिएंट है कंपेयर टू जेट इंजन्स। ये सीधा सीधा डिफरेंस है दोनों इंजन्स का। अब हम जाते हैं आगे कि जेट इंजन में जैसे कि हमने थोड़ा सा देखा था कि कुछ कंपोनेंट होते हैं जो आपको हर जेट इंजन में नजर आएंगे। एक इनलेट होता है जहां से कि हवा अंदर जाती है, एक कंप्रेसर होता है जहां पर हवा पे दबाव बढ़ाया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, एक चेंबर होता है जहां कंप्रेशन होता है, कंबस्टन होता है, यानी कि एयर को आग लगाई जाती है, वहां पर फ्यूल उसके साथ में मिलता है। और लास्ट में क्या है, एक टरबाइन होती है। टरबाइन क्या है कि जैसे ही आपका एनर्जी बनेगी, आपको किसी चीज को घुमाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, जिससे कि थ्रू वो वहां से एग्जॉस्ट से बाहर जाती है जो गैसेस है, जो कि आपकी एनर्जी को जन्म देती है। तो हम आगे बढ़कर देखेंगे कि हमारे पास में कितने किस्म के जेट इंजन हो सकते हैं। अब हवा जो है वो किस प्रकार से कंप्रेस की जाती है वो डिक्टेट करता है आपके जेट इंजन के नाम पर। जैसा कि पहला नाम है टर्बो जेट, यानी कि इसमें इंजन में हवा अंदर आएगी और ये सबसे कॉमन टाइप का इंजन होता है। और जैसे कि आप देखते हैं टरबाइन जो है वो घूमती है, हवा आएगी, टरबाइन घूमेगा, कंप्रेस होगी, इग्नाइट होगी और एग्जॉस्ट निकल जाएगी। ये एक बेसिक जेट इंजन कहलाता है। इसका थोड़ा सा परिष्कृत रूप जो है वो अगला हम देखेंगे, टर्बो फैन। टर्बो फैन में क्या होता है कि पंखा लगाया जाता है जो कि हवा को सक करता है। तो एक एडिशनल कंपोनेंट उसमें जुड़ गया, वो हवा को सक करके आगे देता है, हवा फिर कंप्रेस होती है, कंबस्टन होता है, एग्जॉस्ट निकल जाता है। तो टर्बो फैन इंजन जो है वो नॉर्मल टर्बोजेट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट होता है। तीसरा आता है रैमजेट। रैमजेट जो होता है ये आगे बढ़ता है तेजी से, और आगे बढ़ता है तो उसी के जरिए हवा में दबाव को पैदा करता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो नीले रंग का जो पहला वाला पोर्शन है, यहां से हवा का इंटेक हुआ, और जो लाल रंग का पोर्शन है ये है कंबस्टन चेंबर। यहां पर फ्यूल और एयर मिक्सचर को इग्नाइट किया जाता है। और येलो वाला पोर्शन है एग्जॉस्ट। यहां से एग्जॉस्ट निकलती है और आपकी बॉडी जो है वो बाईं तरफ को स्पीड से मूव करती है। एवरेज स्पीड जो रैमजेट इंजन को मिलती है वो 3 से 6 मैक की है। परंतु ये देखा गया है कि जैसे ही हाइपरसोनिक वेलोसिटीज को रैमजेट इंजन पहुंचता है, इसकी एफिशिएंसी तेजी से गिरने लगती है। तो अगर हमें इससे तेज जाना है, हाइपरसोनिक वेलोसिटी को लेना है, तो हमें कुछ ऐसा इंजन में करना पड़ेगा जो कि हवा के दबाव को लेकर उसको फिर एनर्जी में तब्दील कर सके फ्यूल के साथ मिलकर। तो ऐसी चीज जो आती है फाइनली आती है स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट का मतलब क्या है वो मैं आप क्या बताऊंगा, सिर्फ समझने वाली बात है इस समय कि हाई स्पीड मोशन में इसको प्रयोग किया जाता है। इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो रैमजेट से ज्यादा होती है। हाइपरसोनिक स्पीड्स में ये अच्छे से काम कर सकता है, इसीलिए सुपरसोनिक कंबस्टन होता है। स्पीड जो है वो 6 मैक से ऊपर की अचीव की जा सकती है। तो इस समय जो हमने टेस्ट किया है वो ये वाला इंजन हमने स्क्रैमजेट टेस्ट किया है। इस इंजन की खासियत क्या है, ये कंपैरिजन है, आप देखेंगे एक स्लाइड के ऊपर तीनों टाइप्स के इंजन का जो कि हमने डिस्कस किया था। अब स्क्रैमजेट का फुल फॉर्म बनता है सुपरसोनिक कंबस्टन रैमजेट इंजन। सुपरसोनिक कंबस्टन हो गया एससी और रैमजेट, तो स्क्रैमजेट वहां से बनता है। अब इसमें क्या है कि अगर आपको कुछ भी फायर करना है, आग लगानी है, एनर्जी क्रिएट करनी है, तो आपको हवा चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन चाहिए। अब रॉकेट अपनी ऑक्सीजन खुद लेके चलता है ऑक्सीडाइजर टैंक में, लेकिन वो एटमॉस्फेयर से बाहर जा सकता है। लेकिन अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैवल कर रहा है तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन का लाभ उठा सकता है, वेट अपना कम कर सकता है, एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। तो हमारा जो इंजन है वो एनर्जी एफिशिएंट बन जाता है।
यहाँ पर आता है स्क्रैमजेट इंजन की खास चीज। तो बनावट इसकी आप देखिए, एक इनटेक बॉडी है, एक जगह पर आके फ्यूल इंजेक्शन होता है जहां पर कि पूरा कंप्रेस होता है, और नोजल होता है जो पीछे से आपका एग्जॉस्ट गैसेस को छोड़ता है और जो आपके इंजन को आगे बढ़ाता है। अब जो हमारा जो स्क्रैमजेट इंजन था, हमारे इसको इसरो ने डिजाइन किया है। इस पे हम हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, ऑक्सीजन जो होती है एटमॉस्फेयर से ली जाती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्सचर को लेके ये एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है और ये इंजन बहुत ही हल्का होता है क्योंकि उसमें फ्यूल इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। अब स्क्रैमजेट इंजन के फीचर्स क्या होते हैं? एयर ब्रीदिंग, यानी उसको हवा चाहिए। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये इंजन जो है ये एटमॉस्फेरिक हवा को लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं अपना ऑक्सीडाइज करने में, कंप्रेस होने के बाद में। तो ये इंजन जो हैं ये हर फ्लाइट रिजीम में बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। ये खास तौर से इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि ये हाइपरसोनिक फ्लाइट में ऑपरेट कर सके। जो हमने पहले देखा था 5 मैक से ऊपर इनकी एफिशिएंसी गिरती नहीं है, तो ये एफिशिएंसी को अपनी बरकरार रखते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि जिस इंजन में मूविंग पार्ट्स होते हैं, यानी कि जैसे आपने देखा है नॉर्मल इंजन में पिस्टन होता है, पिस्टन कंप्रेस करता है, अगर उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं तो मूविंग पार्ट्स जो होते हैं उनसे एफिशिएंसी उल्टी डाउन होती है, क्योंकि फ्रिक्शन होगा, मूवमेंट होगा जो भी, तो उससे इंजन जो है वो हेवी होता है और लेस एफिशिएंट हो जाता है। स्क्रैमजेट इंजन में कोई भी चाल वाले पुर्जे नहीं है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो इसलिए कोई भी इसमें रोटेटिंग कंप्रेसर नहीं है ना टरबाइन है। तो क्या होता है कि हवा के फ्लो को ही इस्तेमाल करते हैं और उसको डायरेक्ट करके इसको एफिशिएंट बनाते हैं। अब मजे की बात यह है कि ये हाई स्पीड पर तो बहुत एफिशिएंट होते हैं, लेकिन थोड़े से लिमिटेड यूजफुलनेस है इसकी लो स्पीड पर। लेकिन हमने करना क्या है, हमने तो इसको हाई स्पीड पर लेकर जाना है, और ये जिस प्रकार से हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए तैयार किए जाते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी की खास चीज क्या है वो सब स्लाइड पे लिखी हुई है। कहने का मतलब ये है कि हम इसको रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पर यूज कर सकते हैं, यानी कि बार बार अगर आपने कोई प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग करना है, हालांकि इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, परंतु टेक्नोलॉजी ऐसी हमारे पास में है, अगर हमें स्पेस में जाना है तो हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से जा सकते हैं। स्पेस में तो खैर क्या ही जाएंगे हम, लेकिन इतना मान के चलिए कि इस चीज को हम बारंबार इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडाइजर खत्म हो गया तो उसको रिफ्यूल करना पड़ गया, नहीं। तो ये है थोड़ी सी विशेषताएं इस इंजन के बारे में। अब ये देखने में बड़ा ही सरल लगता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि आपकी हवा जो है वो, जरा सोचिए 5 मैक की रफ्तार से अगर कोई प्रोजेक्टाइल चल रही है तो हवा भी तो उसी रफ्तार से अंदर आएगी। उस हवा को कैप्चर करना, उसको कंप्रेस करना, उसको डायरेक्ट करना, ऐसी मेटलर्जी जो है आपकी बहुत सॉलिड होनी चाहिए। हम देखते हैं अमूमन आंधी तूफान में टिन की छतें जो होती हैं वो उड़ जाती हैं, लेकिन हमारी मिसाइल्स को ऐसा होना पड़ेगा कि जो कि हवा का कोई भी दबाव जो है उनकी बॉडी पर काम ना कर सके। तो केस इन पॉइंट है कि हमारे पास में ऐसी मेटलर्जी जो है मौजूद है। हमने ब्रह्मोस बनाई है, अब ब्रह्मोस 2 बन रही है जो कि हाइपरसोनिक के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो अब ये सब चीजें जो है ये एक दूसरी चीज को बढ़ाएंगी। दुनिया ने एफिशिएंसी देख ली है ब्रह्मोस की ऑपरेशन सिंदूर में। एफिशिएंसी बात चल, मंजरी जी मैं थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग चीज आपके दर्शकों से डिस्कस करूंगा। ब्रह्मोस जो है उसकी रेंज, मैक्सिमम रेंज है 450 से 500 किलोमीटर। 450 से 500 किलोमीटर आप ये मान के चलिए कितनी बड़ा डिस्टेंस है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है। यदि आप मंजरी जी के किसी खिड़की के सेंटर का एम लेते हैं और उनकी खिड़की जो है वो केवल 1 मीटर चौड़ी है, तो यकीन मानिए वो मिसाइल जो है वो मंजरी जी के खिड़की से अंदर जाएगी, यानी वो अपने पॉइंट से मात्र आधा मीटर इधर या उधर जा सकती है। ये है एफिशिएंसी। इस एफिशिएंसी को देख के दुनिया घबराती है। आप नोट करेंगे कि मरकज सुभान अल्लाह जो कि भावलपुर में जिसको ध्वस्त किया गया था, और ध्वस्त कैसे किया गया था, उसके डोम में जाकर ब्रह्मोस ने फायर किया था।
और सबको मालूम है किसी भी बिल्डिंग का सबसे वीक पोर्शन क्या होता है, उसका डोम। तो डोम जो 4 डोम में से 3 डोम के सेंटर का एम लेकर अंदर मिसाइल जाती है और उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो ये होती है एफिशिएंसी। यहाँ पर मिसाइल जो है वो खतरनाक बन जाती है। अगर आपकी मिसाइल यहाँ से चल के 10 मीटर दाएं या बाएं जा रही है, 500 किलोमीटर में 10 मीटर दाएं बाएं जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु 500 किलोमीटर में आधा मीटर दाएं या बाएं जाना बहुत बड़ी बात है। इस वजह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमारी ब्रह्मोस की डिमांड, जो मेरी फेरिस्त है उसके हिसाब से 22 देशों ने डिमांड किया था इसको। तो ओके। यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट की दाद देनी पड़ेगी। और मजे की बात, ये छोटा सा और ट्रिविया मैं आपसे शेयर करता हूँ। सन 99 में कारगिल का युद्ध हुआ था। हमने बोला था अमेरिका से कि हमको आप जीपीएस के पूरा डेटा दो और हमें वो इमेजरी जो कि एट अ टाइम जो चल रहा है वो हमें दिखा सके। रियल अमेरिका ने टाइम। हमको हमको रियल टाइम इमेजरी दो। अमेरिका ने हमको इस इमेजरी को देने से मना कर दिया। भारत ने प्लान बनाया कि हम अब अपना ही ऐसा सिस्टम बनाएंगे। तो नाविक सिस्टम जो है उसका प्रयोग किया गया। अब नाविक सिस्टम जो है वो 4 सैटेलाइट्स की मदद से टारगेट को स्टडी करता है। अच्छा, दूसरी मजे की बात है, मैं थोड़ा सा दिखाऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये सपोज ये अर्थ है, ये ऐसे अर्थ गोलाकार ये है। जो जीपीएस की सैटेलाइट है वो यहाँ पर मौजूद है। अब वो जीपीएस की सैटेलाइट जो है वो अर्थ को एक ऑब्लिक दिशा से देख रही है। यानी कि ऑब्लिक देखने से उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है। अगर ये सैटेलाइट यहाँ होगी, बिल्कुल पिन पॉइंट दिखेगी। तो यहाँ पर जीपीएस पीछे पड़ जाता है, क्योंकि हमारे नाविक के 4 सैटेलाइट जो हैं वो हमारे ठीक इसके ऊपर स्थित है। तो वो इस एरिया को बहुत ही एक्यूरेटली स्टडी करते हैं। तो हमारा नाविक जो है वो जीपीएस से भी अधिक एफिशिएंट बन जाता है। और यही कारण था, आपको ध्यान होगा कि इसरो के चीफ ने जब बयान दिया था कि हमारे 10 सैटेलाइट्स जो थे वो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में पार्ट ले रहे थे। तो कुछ सैटेलाइट्स जो होते हैं वो टारगेट को इल्यूमिनेट करते हैं, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं फीड करके बताते हैं। नाविक के पास अपने 4 डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हैं, यानी नाविक के सैटेलाइट को छोड़ के 6 और सैटेलाइट्स थे जो कि इस पूरे युद्ध में काम कर रहे थे। हमें तो इस चीज का पता ही नहीं लग पाता कि हम आखिर हैं क्या। तो मैंने एक चीज बोली थी, मेरे मुंह से अनायास ये निकला था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक जामवंत की भूमिका अदा करके गया है हमारे सुषुप्त भारत रूपी हनुमान के लिए। क्योंकि हमारी जनता ये सोचती है कि हमारे साइंटिस्ट जो हैं उनको कुछ आता नहीं है, हमारी फौज जो है वो बहुत ही शांति प्रिय फौज है। ऐसी बात नहीं है। हमने जो काम किया है, हम डोल धमाके नहीं बजाते, हम चुपचाप काम करते हैं और काम करने के बाद में चुपचाप अपनी अपनी बैरक में जाके चले जाते हैं। तो ये भारत की विशेषता है कि हम अनाउंस नहीं करते, हम काम करते हैं। हमारा काम बोलता है, हमारी वाणी जो है वो केवल यूट्यूब पर बोली जाती है, उसके अलावा और कहीं नहीं बोली जाती। मेरी भी लिमिट में कि सारी चीजें लीक ना हो जाए। देखिए, कहा जाता है ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। तो जो अमेरिका एडवर्टाइज करता है वो खुली मुट्ठी है, सबको जी मालूम है इससे बेहतर परफॉर्मेंस देना है और कैसे देना है। और भारतीय जो है अभी 114 रफाल की जो मेकिंग की चल रही थी और इलॉन मस्क की सैटेलाइट की बात चल रही थी, उसमें यही हो रहा था कि भारत इनकेपेबल है। थैंक्स आपके बताने से अच्छी तरीके से सारे जेट्स के डिफरेंसेस का पता चला। भारत की कैपेबिलिटी, सैटेलाइट, नाविक, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई हैं। एनी क्लोजिंग कमेंट? एनी क्लोजिंग कमेंट की मैं कहता हूं कि जब देश पे कोई विपदा आती है तो हमारी सशस्त्र सेनाएं जो हैं इस देश की सुरक्षा में सक्षम है। तो अगर कोई उस पर कमेंट करता है तो बराए मेहरबानी किसी फौजी से पूछिएगा कि सच्चाई आखिर है क्या, क्योंकि हर आदमी अपने आप को फन्ने का समझता है। मुझे याद पड़ता है मंजरी जी, जब डोकलाम का वाकया हुआ था 2020 में, तो हर एरा गैरा नथु गैरा उस समय मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट बना हुआ था और वो फौज को सिखा रहा था कि हमने कैसे काम करना है। तो फिर मेरा मन किया जब कोविड आया कि भैया मैं फौजी हूँ, अब मैं डॉक्टरी पर बोलता हूँ। भाई जब तुम मेरे काम पे बोल सकते हो तो मैं बाकी काम पे क्यों नहीं बोल सकता।
तो मज़े की बात ये है कि जब ऐसी चीज़ होती है तो सिर्फ़ आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, आपको ध्यान होगा जनरल बिपिन रावत ने एक बात कही थी कि हमारा 2.5 फ्रंट वॉरफेयर है। 2 फ्रंट हम सबको मालूम है, उसके लिए सशस्त्र सेनाएँ जो हैं वो तैयार हैं। आधा फ्रंट जो है, वो वो फ्रंट नहीं है जो कि दिखता है। वो फ्रंट ऐसा है जो कि अनदेखा छुपा है। हम आपके बीच में हैं और अब वो फ्रंट जो है वो इवन व्हाइट कोट पहनकर आ गया है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है वो हम फेस कर रहे हैं। तो उस आधे फ्रंट का मुकाबला करने के लिए हर भारतीय जो है वो एक सैनिक की भूमिका अदा करेगा। और आप जिस क्षेत्र में हैं, जो काम कर रहे हैं, अगर आप उसको पूरी वफ़ादारी, ईमानदारी से करते हैं, तो आप ऐसे ही सैनिक की भूमिका अदा करते हैं। यदि मेरा काम है सड़क पर सुबह 6 बजे झाड़ू लगाने का और अगर मैं 6 बजे झाड़ू लगाना प्रारंभ कर देता हूँ और पूरी मेहनत से, ईमानदारी से वो काम करता हूँ, तो भी मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूँ। वो झाड़ू लगाने वाला भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कमांडर हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो हर व्यक्ति जो है, वो भारत का सैनिक है और सैनिक किस प्रकार से बनता है कि यूट्यूब में मंजरी जी जो हैं, वो चीज़ों को खोल कर आपके सामने रखती हैं। सच्चाई जो है वो दुनिया के सामने लेकर आती हैं। आप जो है इस चीज़ को प्रसारित करते हैं। प्रसारण करने का सबसे आसान तरीका क्या है? मंजरी जी के चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। उससे इनकी रीच बढ़ती है, इनका चैनल बहुत लोग देखते हैं। देखने से क्या होता है कि लोगों को सच्चाई का पता लगता है। 1 से 2, 2 से 4 आपको ये पता होगा कि एक गेम था, हमने कहीं पढ़ा था कि शतरंज का जो बोर्ड है, उसपे अगर आप एक चावल का दाना रखें और अगले खाने में उसका दुगना रखें, उसके अगले खाने में दुगने का दुगना रखें, तो वो इतने दाने हो जाते हैं कि पूरे गोदाम में नहीं समा पाते। तो हालाँकि सोचते हैं 64 खाने होते हैं उसके अंदर, 64 में भला कितना बढ़ सकता है? लेकिन 1 से 2, 2 से 4 जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है, वो बहुत ही बड़ा होता है। तो इसलिए सच्चाई को प्रसारित कीजिए, झूठ का पर्दाफ़ाश कीजिए और झूठे के मुँह को फुर्सत से काला करके रखिए। क्योंकि जो मेरे देश का नहीं, वो मेरे किसी काम का नहीं। ये मेरी मान्यता है मंजरी जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने आमंत्रित किया अपने चैनल पर। बड़ा अच्छा लगा आपके दर्शकों से बात करके। थैंक यू। धन्यवाद आपका आने के लिए, और सचमुच मेरे दर्शक आज धन्यवाद करेंगे क्योंकि बहुत सारे मिथक आज आपने तोड़ दिए हैं। ऐसी ही एक टॉक हम भैरव ब्रिगेड पे करेंगे, जिसकी दुनिया चर्चा कर रही है, और जल्दी मिलते हैं इस जानकारी के साथ। भैरव भैरव बटालियन। भारत भैरव बटालियन, सॉरी। ओके, सो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।